नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज की खबर तो भाई जो कल 5 इलेक्शंस हुए हैं उनके बारे में होगी। बंगाल में तृणमूल की जिस जोरदार ढंग से उसने इलेक्शन जीता है उसकी बात होगी। लेकिन आज शुरू करने से पहले मोदी जी ने बंगाल के बारे में क्या सोचते हैं वो ज़रा देख लीजिए। मैं हरदम की तरह, क्योंकि बहुत से लोगों का उस समय आपको याद है बीच में कुछ लोग टोकते थे कि आप कोरोना की बात क्यों करते हैं। सारा चीज़ें आज कोरोना के बैकड्रॉप में हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, जान ही नहीं बचेगी तो ये मैं क्या बात करूंगा और आप क्या सुनेंगे। जब मैं शुरू में एक आपको वीडियो ऑडियो नहीं लगा रहा हूँ, लास्ट में लगाऊंगा, क्योंकि उसका महत्व तभी है और उसमें मोदी जी ने राष्ट्र धर्म कैसी सरकार होनी चाहिए इसके बारे में अच्छे से बताया। अगर आपका मन हो पूरा नहीं देखना चाहिए तो आप सीधे भाग जाइए लास्ट तक, वहाँ देख लीजिएगा। 1 मिनट का वीडियो है, उससे केंद्र में सरकार के क्या क्या धर्म होते हैं ये मोदी जी ने बहुत अच्छे से बताया है। इस समय मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज बात ज़्यादा करनी है आपसे। इस समय तक 1,99,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। शायद जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचे 2 करोड़ लोग हो चुके हैं। मई 2 में 3,70,000 लोग संक्रमित हुए, जो 4 लाख से थोड़ा कम हुए हैं। अब देखना यह है कि अगले 1-2 दिन में ये डाउनवर्ड ट्रेंड है या फिर से वापस होता है। डेथ 2 मई को 3,422 हुई। टोटल डेथ अब तक 2,18,000 हो चुकी, 2,18,000। एक्टिव केसेस, जो मेरे हिसाब से सबसे गंभीर विषय है और जिसकी तरफ हमें मतलब थोड़ा परेशानी है, वो है हमारे यहाँ एक्टिव केसेस 34,13,000 जो सरकारी फिगर है। और 34,13,000 में हमारी पूरी व्यवस्था चरमराई नहीं गई है, मेरे हिसाब से ढह गई है। और मैं रेफरेंस पॉइंट इसलिए आपको बता दे रहा हूं, अमेरिका जिसकी आबादी 33 करोड़, उसके यहाँ 67.65 लाख एक्टिव केसेस अभी भी हैं और उसकी व्यवस्था नहीं चरमराई है। दिक्कतें हैं लेकिन इस तरह से नहीं है जैसी हालत हम लोगों की हो गई है। अब मैं सबसे पहले आ जा रहा हूं कल के इलेक्शन के बारे में, और उसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूं। अभी जब 29 को लास्ट वो पोल पड़ गए, वोट पड़ गए, तो एक एग्जिट पोल हुआ था, अगर आपने को याद हो। वो एग्जिट पोल ने किसको कितने वो सीटें दे रहे थे ये भी एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं, वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में दिखा दे रहा हूं। अब आप ये जब देख रहे हैं कि किसी ने भी इस तरह, और एग्जिट पोल हो रहे थे, पोल पड़ चुके हैं, मतलब 8 राउंड के पोल में आपने सब फॉलो किया है, आप उसके बाद लोगों से मिल रहे हैं, एग्जिट पोल हो गए और तब ये हालत है प्रेडिक्शन की, कितना सही कितना गलत। मैं इसको एक रेफरेंस पॉइंट इसलिए बनाना चाह रहा हूं, मैंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन का पोल प्रेडिक्शन नहीं किया था, पोल एनालिसिस की थी। तो प्रेडिक्शन और एनालिसिस का फर्क था, और मेरी एनालिसिस जो इलेक्शन से 2 महीने पहले की थी उसके अनुसार बीजेपी की सीटें कम हो रही थी 2014 के मुकाबले। अब उसके बाद तो बालाकोट और पुलवामा का कारनामा हो गया, उसको कैसे हो गया, टर्न हो गया, वो ठीक है, लेकिन मेरी एनालिसिस 2 महीना पहले की थी। आज भी उसको कुछ लोग देख के मुझे समझाते हैं कि मैं किस पार्टी विशेष के लिए काम करता हूं या क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं। खैर, ये उनका सोचने का नजरिया है। कल सारी 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुआ उसमें 4 जगह तो बहुत स्पष्ट था कि जो भी एग्जिस्टिंग लीडरशिप थी उसमें ही जनता ने फिर से भरोसा दिलाया। असम में बीजेपी फिर से आई, वेस्ट बंगाल में फिर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, तमिलनाडु में सिर्फ एक जगह ऐसी थी जहां पे AIDMK को हटा के DMK आई, और पुदुचेरी में उनके 2-3 बार के CM रहे नारायण स्वामी की ही जीत है, तो मैं उसको भी ये मान रहा हूँ। और केरल में जो उनके चीफ मिनिस्टर विजयन है और उनकी जो शिक्षा मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, उनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो कोविड में अद्भुत काम किया है, तो इन लोगों को एंटी इनकम्बेंसी की जगह अपने काम पे वोट इन्होंने लिया, और ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि केरल और वेस्ट बंगाल दोनों जगह टैली, मतलब जो सरकार थी उसने पिछले चुनाव के मुकाबले अपने नंबर्स को बढ़ाया। जो 2016 में चुनाव हुआ था उसमें जो जितनी सीटें LDF को या तृणमूल कांग्रेस को आई थी, इस बार उससे ज़्यादा सीटें उसको मिली। ये भी एक इम्प्रूव टैली। असम में वो नहीं हुआ, असम में नंबर्स कम हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मतलब मैं बंगाल के लोगों को इसलिए मैं सलाम करने का मन करता है, और जो लोग कहते हैं कि
एंड नंबर ऑफ थिंग्स, वो हमसे ज़्यादा भारतीय हमें कभी कभी लगता है। और उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि ओवैसी साहब की जो पॉलिटिक्स होती है पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है। वो एक मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं। उनकी दाल बंगाल में नहीं गली। दूसरे फुरफुरा शरीफ के जो अब्बास सिद्दीकी साहब आए थे, उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन बनाया था, और उस दिन जो एक अद्भुत रैली हुई थी, कोई 10 लाख, कोई कह रहा था 20 लाख, कोई कह रहा था 4 लाख, जो भी थी, उन्होंने भी कोई इम्पैक्ट नहीं किया। शायद उनका एक कैंडिडेट जीत गया है, यही उनका कुल रहा। लेकिन बंगाल ने बिल्कुल स्पष्ट एक संदेश पूरे देश को दिया कि हम टू द कोर सेकुलर हैं। अब वो सेकुलर का इंटरप्रिटेशन लोग जो भी करें, हम ये हिंदू मुस्लिम को जो भड़का के और हिंदू पोलराइज किया जाता है, हम इसके झांसे में नहीं आने वाले हैं। और मुझे कभी कभी अफसोस इसलिए होता है, मुझे 2 चीज़ों का अफसोस होता है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, खास करके उत्तर यूपी और बिहार, यहाँ पे जितना पोलराइजेशन होता है ना, हिंदू मुस्लिम, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, ये सब जितना हम लोग करते हैं, इतना बाकी राज्य नहीं करते हैं। और अगर आपको याद हो, क्योंकि वो उस पर कभी और इत्मीनान से बात करेंगे किसी और उसमें, 47 में जब बंटवारा हुआ तो यही यूपी और बिहार के लोग ज़्यादा वो थे कि नहीं बंटवारा होना चाहिए, ये भी याद दिला दो। बाकी बंगाल के लोगों ने नहीं कहा था। बंगाल के लोग तो कह रहे थे कि अगर बंटवारा ही करना तो हमारा बंगाल अलग कर दो। बंटवारे की बात हम लोग नहीं करते थे। लेकिन ये हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों का जो बड़े बड़े राज्य हैं, जो फुल टाइम केवल सिर्फ पॉलिटिक्स ही डिस्कस करते रहो, ये हम लोगों का है। हिंदू मुस्लिम करो, कुछ धर्म के नाम पे कुछ इधर उधर पोलराइज करते रहो। तो बंगाल ने पूरे देश को एक दिशा दिखाई है। बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का, अब मैं आपको आज दैनिक जागरण में आज की 2 हेडलाइंस दिखा दे रहा हूँ। पहली हेडलाइन जो लीड है और जिसको बोल्ड लेटर्स में कहा जाता है, उसने दैनिक जागरण से रहा नहीं गया, जैसे पच नहीं रहा ना कि ये कैसे जीत गए। ममता की हार, मतलब ममता की हार, तृणमूल बनाएगी सरकार। आप किसी से भी पूछ लीजिए, पूरी दुनिया कांग्रेस जो लीड कर रही है, ये ममता की हार है। लेकिन अब भी उनको लगता है। दूसरा, उनके एक बड़े प्रतिष्ठित और बड़े सीनियर संवाददाता, उनकी उसी फर्स्ट पेज की सबसे नीचे की स्टोरी सुन लीजिए। बंजर जमीन में भाजपा को कुछ हासिल, कुछ कसर बाकी। ये किसी निष्पक्ष पत्रकार की भाषा है। भाजपा को कुछ हासिल, कुछ कसर बाकी। ये तो किसी भाजपा के नेता का स्टेटमेंट लग रहा है। मुझे अभी भी एक चीज लगती है, और मैं इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। असम में जो इस समय हालत है, असम में 126 सीट में 64 सीट चाहिए आपको हाफ ए मार्क। एनडीए, बीजेपी को 60 मिली और उसका जो गठबंधन है उसको 75 सीट मिली है। जो इधर कांग्रेस का गठबंधन है उसको 50 सीट मिली है, अखिल गोगोई को 1 सीट मिली है। मैं ये मान रहा हूं कि कांग्रेस के पास अमित शाह नहीं है। अगर आज अमित शाह होते तो ये तय बात है, जैसे कर्नाटक में हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे महाराष्ट्र में करने की कोशिश की गई, वो असम में इतना आसान नहीं था। और उसमें उसका एक कारण भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। वहां पे एक इनहेरेंट समस्या, सोनोवाल जो उनके मुख्यमंत्री और शर्मा जो कांग्रेस से गए थे गुस्सा होकर 2014 में 2014 या 2015-16 में, ये सारी चीज़ें काम कर सकती थी। मतलब 2 वहाँ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, एक ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस से आए हैं, उन्होंने बहुत पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को फैलाने में काम किया। अगर उनको रिवॉर्ड नहीं किया गया, ये अमित शाह, कांग्रेस में अगर अमित शाह होते तो इसका फायदा लेके मुझे लगता है कि वो भी, ये मेरा आकलन है, क्योंकि मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ी बात ये हुई कि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी 211 से 213 पे पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बीजेपी के लिए संतोष की बात है कि वो अब मेन ऑपोजिशन पार्टी हो गई है। लेकिन एक जो राजनीति देखता है या समझता है, या उसके लिए एक अजीब गंभीर बात यह है कि बाकी, मतलब एक तरफ तृणमूल 213, फिर 77 हमारे बीजेपी, बाकी 1 सीट इंडिपेंडेंट, 1 सीट वो जो सीपीएम लेड फ्रंट बोला जा रहा है, लेकिन वही फुरफुरा शरीफ वाली। मतलब बाकी सीपीएम 0, कांग्रेस 0। तो ये भी एक ताज्जुब वाली बात है। और ये वो 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और सीपीएम, जिन्होंने आपस में करीब 60-65 साल इन्हीं 2 पार्टियों ने बंगाल को चलाया है। लेकिन अब जो इलेक्शन तो ऐसे ही होता है,
लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैंने बहुत संतोष हुआ है, प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को ट्वीट करके 8 बजे शाम को, वो तो दिन में रिजल्ट आ गए थे, लेकिन कैसे, मतलब एक हमारे यहाँ ये भी बहुत दिक्कत है हमारे प्रधानमंत्री को, मतलब मोदी जी को, किसी के अच्छे में मुंह से जैसे कैसे कहें कि आप मुबारक हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं कहा जाता है। रवीश कुमार को आज तक नहीं कहा उसके मैग्सेसे के लिए, खैर बड़ी मुश्किल से कहा, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा और बीजेपी ने अद्भुत स्पेस बनाया है। जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि बीजेपी ने 3 से कहाँ पहुँच गए, बीजेपी 3 से नहीं, बीजेपी बहुत से एमएलएस को तोड़ के अपने यहाँ ले आई थी। बीजेपी जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे उसके पास 40-45 एमएलए ऑलरेडी थे आउटगोइंग असेंबली के। लेकिन आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं बता दूं, 2019 में बीजेपी ने 18 एमपी जीते थे वेस्ट बंगाल से, याद है ना, टर्न अराउंड था। और नीचे की जो विधानसभा क्षेत्र थे 121 जीती थी, 121 2019 के इलेक्शन को लें तो मेरे हिसाब से 121 से आप 77 पे आए हैं, आप नीचे गिरे हैं, आप 3 से 77 नहीं गए हैं, आप 121 से 77 आए हैं, क्योंकि आपका सारा रेफरेंस पॉइंट, आपकी सारी ताकत उस 18 सीट जब एमपी में आपको लोकसभा इलेक्शन में मिल गई, तब आपको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये याद रखने की एक ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा बाइपोलर भाई हमें नहीं था, क्योंकि करीब 48% से ऊपर तृणमूल को वोट, 38% के करीब बीजेपी को वोट, जो उनके 2019 इलेक्शन से थोड़ा कम है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो बात इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहाँ की इतनी बाइपोलर वो हो जाएगी, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं जल्दी से आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, ये 1996 में असेंबली पोल हुए थे, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट को मिलके 294 सीट्स में 280 मिली थी, 280 सीट लिया था, लेफ्ट की ही सरकार थी, और परसेंटेज ऑफ वोट इन दोनों के बीच में था 86.3%। उसके ठीक 20 साल बाद 2016 में इन दोनों को, जो लास्ट इलेक्शन था, 76 सीट्स मिली थी, लेफ्ट और कांग्रेस को मिला के वोट परसेंटेज था 38%। आज कहां पहुंच गए हैं? आज आप पहुंच गए हैं 0 सीट पे, दोनों पार्टियों को मिला के 0 सीट, लेफ्ट को 5.5% वोट, कांग्रेस को 2.9% वोट, करीब करीब 8.5% वोट में आप सिमट गए हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आत्मविश्लेषण, आत्मविवेचना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये सब लेफ्ट और कांग्रेस को करने की इस समय जरूरत है। इसको चलते चलते मैं एक चीज और बता दूं, जैसे एक जनरल एक इंप्रेशन ये होता है ना कि बीजेपी इज इनविंसिबल एंड मोदी जी इज इनविंसिबल, ये है ना इंप्रेशन। उन दोनों इंप्रेशन के बारे में थोड़ी मैं आप क्या उस शीशे को साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। 2019 का लैंडमार्क वो था, इलेक्शन था, जहां पे बीजेपी दोबारा चुन के आई और ज्यादा बहुमत से चुन के आई, ये सबको याद है। 2019 के बाद जो स्टेट इलेक्शन हुए हैं, जो भी स्टेट इलेक्शन हुए, तो 2019 के बाद जो स्टेट इलेक्शन हुए हैं, एक मैं अपने हिसाब से तो क्या हो सकता है, कोई मुझे याद नहीं कोई छूटा होगा, लेकिन अगर हो तो आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं उसको आगे इंक्लूड कर लूंगा। 2019 में स्टेट इलेक्शन हुए, आंध्र प्रदेश बीजेपी का पता नहीं, झारखंड बीजेपी की सरकार नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार नहीं, उड़ीसा बीजेपी की सरकार नहीं। बीजेपी की सरकार कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, और वो भी वो एक अलग किस्सा है, उसमें इस समय उसको नहीं करेंगे, वो अरुणाचल में बनी। और बीजेपी ने हरियाणा में जिस ढंग से सरकार बनाई, ये आप सबको याद है। मैंडेट एंटी बीजेपी था, चौटाला जी के जो ग्रैंडसन थे, मतलब देवीलाल जी के ग्रैंडसन थे, चौटाला जी के जो नहीं, चौटाला जी के ग्रैंडसन, देवीलाल के ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने जिस ढंग से एंटी बीजेपी वोट लेके फिर चले गए वो बीजेपी के साथ, तो सबको याद है। हरियाणा में उनकी सरकार मतलब कोलिएशन गवर्नमेंट है। सिक्किम में अब वो कहते हैं एनडीए की सरकार है, लेकिन सिक्किम में 2019 में बीजेपी 0 जीती थी, 0। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 17, सिक्किम जो एसडीएफ था उसको 15 मिले थे, कांग्रेस और बीजेपी को 0 मिली थी। तो ये तो हो गई 2019 की बात।
तो आप केवल अरुणाचल प्रदेश में अपने बूते पे आए थे। आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आप नहीं थे। 2020 में आइए, दिल्ली में आपने क्या क्या नहीं किया था। यहाँ बटन दबाएंगे तो पाकिस्तान में क्या होगा, और यहाँ करंट दौड़ेगा। ये हमारे जो मतलब हीरो हैं सब, उन्होंने ये सब किया था। कपिल मिश्रा ने भी क्या किया था दिल्ली को, उसके बाद दिल्ली दंगों से कितना झेलना पड़ा था। लेकिन दिल्ली भी आप नहीं जीत पाए थे सारे काम करने के बाद। बिहार भी आपको, नीतीश को, वो एक अलग इशू है, क्योंकि नीतीश को आप नेशनल उसमें नहीं देखना चाहते हैं, तो इसलिए आपने अपने मतलब नीतीश के टर्म्स में आपने फिर बिहार इलेक्शन किया। नीतीश आज वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी कोलिशन की सरकार है, आपकी नहीं है। मैं पुडुचेरी को राज्य नहीं मान रहा हूँ, पुडुचेरी में अगर है तो एनडीए की सरकार है, और लेकिन वो एनडीए की सरकार बोली जा रही है, वो बीजेपी की सरकार नहीं, ये याद रखिएगा। जो 4 राज्य प्रमुख हैं, वेस्ट बंगाल में आप नहीं जीते, आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। तमिलनाडु में आपके 4 एमएलए थे, इस बार भी 4 हैं। केरल में आपका 1 एमएलए था, आपका 0 एमएलए है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोले, क्योंकि स्टैटिस्टिशियन अपने हिसाब से उठाते हैं, तो आपकी 100% हार हो गई। असम में आप, केवल असम ऐसा है जहाँ पे आप जीते हैं, लेकिन विथ अ रिड्यूस मेजॉरिटी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों को है ना कि इनविंसिबल है। इनविंसिबिलिटी की एक बात और बता दूँ, हमारे मोदी जी, ये एक अरविंद पांडे जी की वॉल से मैंने लिया है। हमारे मोदी जी ने बंगाल में 18 रैली की, जो 22 सीटों को प्रभावित करती थी। उनकी वॉल के अनुसार वो फाइनल रिजल्ट नहीं आए थे। 19 जगह 19 उसमें विधानसभा में बीजेपी हार रही है, केवल 3 जगह बीजेपी लीड कर रही है। तो जहां प्रधानमंत्री जाके खुद चुनाव प्रचार करें 22 सीटों में, उसमें से अगर 19 बीजेपी हार रही है, तो ये भी थोड़ा दिमाग साफ करने की बात है कि जो एक है ना कि मोदी का ऑल्टरनेटिव कौन, मोदी इज इनविंसिबल, मोदी जी बहुत अच्छी रैली करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाइए, एक मेरे हिसाब से इस इलेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे इलेक्शन में, वो ये है कि वेस्ट बंगाल में 84 रिजर्व सीट्स हैं, उसमें से 41 बीजेपी जीती है। 84 में 41 सीट बीजेपी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी जीती है, टीएमसी 43 जीत। ये एक एरिया ऐसा है जो भी ऑपोजिशन है या बीजेपी को, मतलब अगर बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट है तो बीजेपी इसको पकड़ के रखेगी। यूपी का इलेक्शन आ रहा है, मायावती जी के पास जो वो रिजर्व सीट या दलितों के वोट हैं, वो बीजेपी उस पर सेंध मारने की पूरी कोशिश करेगी। तो एक ये इशू था जो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एक व्यक्ति की बात करना और इसलिए ज़रूरी है कि भाई मैं उनकी कुछ पॉलिटिक्स या उनकी स्टाइल से मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, प्रशांत किशोर, बट आई मस्ट एडमायर। मतलब मेरे ये सब कहते हुए मुझे ये लगता था कि भाई वो मैनेजर हैं और मैनेजर का क्या काम, ये सब कहने के बाद भी, लेकिन आई मस्ट एडमायर कि उन्होंने जो कहा वो डिलीवर किया। वो 2-4 महीना पहले कॉन्फिडेंट थे, और इतने कॉन्फिडेंट थे कि अगर 100 सीट नहीं आएगी तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। एग्जिट पोल में सब आ रहा था, वो हरदम वो शख्स एक ऐसा था, उनकी कुछ चैट लीक हो गई थी, वो फिर भी कॉन्फिडेंट था कि अगर 100 सीट नहीं आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कल उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया कि आईपैक जो उनकी संस्था ये सब करती है, उन्होंने कहा मैं अब ये काम करना छोड़ रहा हूँ। तो पंजाब में करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं मालूम, उन्होंने कहा मेरी संस्था करेगी, मैं इसमें से निकल रहा हूँ। मुझे ऐसा उनकी सारी बातचीत से ये लगता है, जब मैं इतने दिनों से उनको देखता हूँ, उनके मन में पॉलिटिक्स में आने की इच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब उनको आने वाले समय में हम किस रोल में देखेंगे, ये थोड़ा समय बताएगा। जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है जो आप लोगों के जहन में आना चाहिए, और आपको भी इसकी मतलब एज अ सिटीजन हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। बाबुल सुप्रियो जाके केंद्रीय मंत्री हैं, इलेक्शन लड़ने चले गए वेस्ट बंगाल में एमएलए का। ठीक है, ये तो भाई प्रोरोगेटिव है, वहाँ पर आप लड़िए। 50,000 से ज़्यादा वोट से टालीगंज में हारे हैं, 50,000 ज़्यादा विधानसभा की सीट पे। अब आप ये बताइए, आप एक पॉपुलर मैंडेट से 2019 में आप एमपी बने, उसकी बदौलत आप मंत्री बने, और आप जब फिर वापस गए एमएलए का इलेक्शन लड़ने, आप 50,000 वोट से हार गए, तो क्या आपको मॉरल राइट है, आपका नैतिक अधिकार है कि आप फिर से मंत्री रहें? मेरे हिसाब से तो उनको मंत्री पद से ही नहीं, उनको एमपी पद से भी इस्तीफा देके फिर से रीमैंडेट ले लेना चाहिए कि भाई लोग मुझे अभी भी चाहते हैं। लेकिन ये उनकी हालत ये हो गई थी।
एक मैंने कल भी कहा था, वो ऐसे ही हंसी मजाक का थोड़ा सा है कि कोबरा जी कहाँ है मालूम नहीं, कुछ ने कहा कि बिल में घुस गए, कोबरा जी नहीं दिख रहे हैं, आप सब लोग समझ गए कोबरा कौन थे। इस पूरे इलेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हुई, ये बार बार ये तो दिलीप घोष जी का भी स्टेटमेंट आ गया कि जो तृणमूल कांग्रेस से लोग आए वो सब हार गए। बंगाल की जनता ने एक तरह से उनको नकार दिया, जिसको टर्न कोट्स बोलते हैं। उसमें दो प्रमुख नाम हैं जिन्होंने जीता, दो तीन लोग बेसिकली जीते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख नाम है मुकुल रॉय, वो जब टीएमसी छोड़ के आए थे और बीजेपी के मुख्य कर्ता धर्ता वही हैं, उन्हीं वो स्ट्रैटेजिस्ट अमित शाह तो मतलब नेशनल लेवल पर वो करते हैं, लेकिन बंगाल के मामले में मुकुल रॉय की सबसे बढ़िया, क्योंकि उनके सबसे खास आदमी थे ममता बनर्जी के, मुकुल रॉय जी थे, और शुभेंदु अधिकारी ये भी ममता बनर्जी के सबसे खास आदमी थे। और इससे ये पता लगता है कि ये लोग जमीन के नेता हैं। आप कुछ भी कह लिए, ममता बनर्जी को अगर शुभेंदु अधिकारी ने हराया है, बहुत पैसा लगा, बीजेपी की पूरी ताकत वहाँ लग गई थी, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को उन्होंने हरा दिया था। एक बात आज के पेपर में है टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो मैं इसलिए कर दूं, उन्होंने कहा है कि पहली बार कोई महिला चीफ मिनिस्टर तीसरी बार हो रही है। मैं उसको करेक्ट भी कर दूं और आपको याद भी दिला दूं, शीला दीक्षित 1998 में पहली बार मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, फिर 2003 में बनी, फिर 2008 में बनी, तो 3 बार वो बन चुकी हैं। अभी ममता बनर्जी ने 10 साल पूरे किए, वो 15 साल पूरा कर के फिर वो हारी थी 2013 का इलेक्शन। मैं ये बात मैं सिर्फ इस कारण से कह रहा हूँ, ये बात मैं केवल इस कारण से कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने अभी 10 साल पूरे किए हैं, अगला 5 साल वो बंगाल की राजनीति में रहती हैं कि वो देश नेशनल राष्ट्रीय राजनीति में आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं चलते चलते 2-3 चीज़ें बता दूं जो मेरा टेक अवे है। एक मेरा टेक अवे ये है कि ये जो मोदी जी और अमित शाह मिलके एक बहुत एरोगेंटली, बहुत ही जोर शोर से जो करते हैं, वो शायद जो कई जगहों पे वो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, क्योंकि एक तो दीदी और दीदी इनके अगेंस्ट हुआ, और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस समय गुस्सा आया था, और गुस्सा आया था, मुझे नहीं समझ में आया था क्या करूं। दिलीप घोष जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो ममता बनर्जी से कह रहे हैं कि अगर टांग दिखानी है तो बरमूडा पहनो। शर्म नहीं आती है दिलीप घोष ऐसे आदमी को? और मुझे शर्म इस बात की आ रही क्योंकि उस समय भाई बोलते तो मालूम नहीं, लोग कहते हैं इलेक्शन, न मोदी ने उसमें एक शब्द कहा, ना अमित शाह ने एक शब्द कहा। मतलब एक महिला के लिए दिलीप घोष कह रहा है कि अगर टांग दिखानी है तो और कह रहे नहीं, बाद में कह रहे मेरा मतलब था कि अगर चोट दिखानी है। चोट और टांग में फर्क होता है दिलीप घोष, चोट और टांग में फर्क होता है। जैसे तुम ममता बेगम कर रहे थे। खैर, मेरा एक चीज और है, देखिए ये मैं किसी के लिए भी, मोदी जी और अमित शाह को मेरी क्या औकात एडवाइस देने की, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, नम्रता, विनम्रता, और अगर आपने अच्छा किया तो आपको बधाई देना, आशीर्वाद देना, आप जैसे भी हो, गुड विशेस देने में आप छोटे नहीं होते, आप बड़े होते हैं। कल शाम को 8 बजे तक बीजेपी का कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि भाई मालूम नहीं मोदी जी इसमें क्या बोले, तो सबसे पहले मोदी जी ने ट्वीट किया, अमित शाह साहब ने अभी तक नहीं किया जब तक मैं बात कर रहा हूं, उनको तो लगा कि नहीं ये क्या कर सकते हैं। फिर एक व्यक्ति जो शायद जैसे गुलजारी लाल नंदा जी थे, वो जीवन भर रहे कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनकी आस नहीं पूरी हो पाई, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी विश्वास है कि राजनाथ सिंह जी एक न एक दिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बीजेपी के तरफ से। राजनाथ सिंह ने वो एक आम आदमी का रिएक्शन होता है, उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस, हालांकि उन्होंने भी 8 बजे के बाद जब मोदी जी कर चुके तब, क्योंकि मोदी जी से पहले कोई नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी को ठीक से बधाई दी, और उन्हीं की देखा देखी उसके बाद निर्मला सीतारमण ने भी बधाई उनको, ममता बनर्जी को दी। मैं ये चीज़ चलते चलते लास्ट में आप एक चीज़ और देख लीजिए, 1 मिनट का वो है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्र में अगर सरकार से क्या उम्मीदें हैं, ये हमारे मोदी जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। सुन लीजिए। संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से
आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।